नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं महेश कुमार आसीवाल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी वाले सर, हिंदी लर्न बाय महेश सर। और हमने कल पढ़ा था अव्यय, और अव्यय का पहला टॉपिक पढ़ा था, और आज मैं लेके आया हूं अव्यय का अगला भाग। तो पढ़ते रहिए। तो क्या है अव्यय? हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने क्रिया विशेषण अव्यय, यानी अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब कल हमने कंप्लीट कर लिया था क्रिया विशेषण अव्यय। आज हम पढ़ रहे हैं अव्यय का दूसरा भेद, वो है संबंध बोधक अव्यय। किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय? ये दूसरा भाग है। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जिनसे एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संबंध बोधक अव्यय? है वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, चौथा होता है तुलनावाचक, पांचवा होता है विनिमय बोधक, और उसके बाद में छठा है साधनवाचक, सातवां है सहचरवाचक, आठवां है विरोधमूलक, नौवां है पृथकतावाचक, और 10वां है हेतुवाचक। इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। और ये प्रकार कितने होंगे इसके? 10 प्रकार होंगे। अब हम एक एक करके इन 10 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपके, कौन सा है? पहला है कालवाचक क्रिया विशेष संबंध बोधक अव्यय। अब एक चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय में भी कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। और यहां भी क्या है? यहां पर भी कालवाचक और स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये दोनों जगह सेम सेम हो गए। तो कैसे अंतर का कैसे पता चलेगा? क्रिया विशेषण अव्यय में तो क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? संबंध बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं। तो यहां संबंध का बोध होगा। कहने का मतलब एक से ज्यादा संज्ञा शब्द आएंगे वाक्य में, एक से ज्यादा सर्वनाम शब्द आ सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। जबकि जो शब्द होंगे दोनों में ही समान शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें अंतर का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। कब ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता है और कब ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे किसे कहते हैं कालवाचक संबंध बोधक अव्यय? जिन शब्दों से समय का बोध होता हो उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसका बोध होता है? समय का बोध होता है, उनको क्या कहेंगे? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। कौन कौन से होते हैं जी? ये होते हैं ये वाले, देख लो, आज, कल, परसों, तरसों, जब, तब, अब, शाम तक, दिनों दिन, रातों रात, पल पल, हर घड़ी, हर प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण। ये सभी अव्यय क्या है? कालवाचक, काल का बोध करवाने वाले होते हैं। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कालवाचक संबंध बोधक है या कालवाचक क्रिया विशेषण है। समझ गए होंगे। जैसे पहला वाक्य है, मोहन के साथ राधा आज चली गई। मोहन के साथ राधा आज चली गई है। आज क्या है? संबंध का बोध करवा रहा है। किनके बीच? मोहन पहली संज्ञा हो गई और राधा दूसरी संज्ञा हो गई, इनके बीच करवा रहा है जी। फिर दूसरा वाक्य क्या कहता है? वह नितेश के साथ दिन भर खेलता रहा। दिन भर समय का बोध करवा रहा है। तो ये दिन भर शब्द है वो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। उसी प्रकार मीरा सुबह तक पढ़ी लेकिन पुस्तक पूरी न हो सकी। मीरा सुबह तक पढ़ी लेकिन पुस्तक पूरी न हो सकी। तो कब तक पढ़ी? सुबह तक। तो किसका बोध करवा रहा है? समय का बोध करवा रहा है, काल का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे?
कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। समझ में आ गया होगा। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, किसे कहते हैं? संबंध बोधक का दूसरा भाग है वो है संबंध बोधक अव्यय जिसमें स्थान यानी जिन शब्दों से स्थान का बोध होता है और स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, इस तरफ, उस तरफ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, पास, नजदीक, दूर, ये सभी शब्द क्या हैं? ये इसके उदाहरण हैं। इनको विशेष तौर से याद रखा जाए। क्या है? उदाहरण हैं किसके? स्थानवाचक अव्यय के। अब वाक्य में जब हम रखेंगे नदी के निकट बगीचा है, तो निकट शब्द क्या बोध करवा रहा है? निकट क्या है? ये है स्थान का बोध करवाने वाला संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। उसी प्रकार पलक के पीछे सीता बैठी है, चल रही है, पलक के पीछे स्थान का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार मेरे पास दिनेश बैठा है, पास में, है ना, तो ये अव्यय क्या हो गया? पास। फिर है इस तरफ आकर बैठ जाओ, इस तरफ, ये दोनों शब्द आएंगे साथ में, तब दोनों क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक कहलाएंगे। और अगर हमने केवल तरफ के बारे में पूछ लिया तो तरफ क्या हो जाएगा? ये दिशा का बोध करवाने वाला हो जाएगा, तो दिशा सूचक कहलाएगा। फिर तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो दूसरा प्रकार हमारा पूरा हो गया स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, यानी जो स्थान संबंधी, स्थान का बोध करवाते हैं। जिस वाक्य में एक से ज्यादा संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द आ जाते हैं और वहां पर स्थान संबंधी इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आ गया समझ में? अगला पढ़ते हैं तीसरा भाग। क्या है तीसरा भाग? तीसरा है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार क्या है? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। दिशा का बोध करवाने वाले, जिन शब्दों से दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दिशा का बोध करवाना तो कौन से होते हैं? तरफ और ओर, ये दोनों शब्द क्या है? दिशा सूचक है। दिशा का बोध करवाने वाले संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे पहला वाक्य क्या कहता है? वह शहर गांव की ओर आ रहा, वह शेर है, यहां पर ध्यान रखना, वह शेर गांव की ओर आ रहा है। और शब्द क्या हो गया? यहां पर थोड़ा गलत टाइप है, ये और शब्द है, ये तो होता है एक मात्रा वाला, ये तो दिशा का बोध करवाने वाला होता है। और एक और जो शब्द होता है दो मात्रा लगा करके, ये दो चीजों में, ये नहीं तो ये, दोनों के बीच में बोध करवाने वाला होता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं इस ओर को तो, और ये जो ओर है इस ओर को कहते हैं अव्यय। कौन सा अव्यय? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। ये विशेष ध्यान रखना। विद्यालय के उस तरफ आम का बगीचा है। अब मैंने पहले पिछले वाले जो वाक्य हमने पढ़ा था स्थानवाचक, उसमें जब उस तरफ पूरा आ जाएगा तब तो क्या होगा? स्थानवाचक हो जाएगा, इस तरफ उस तरफ। लेकिन जब केवल तरफ के बारे में पूछा जाएगा तो तरफ क्या हो गया? दिशावाचक हो गया। इसको ध्यान में रखा जाए। उसी प्रकार मेरे घर के इस तरफ बहुत बड़ा बगीचा है, तरफ, तरफ शब्द में क्या है? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय है। समझ गए होंगे। तो हमने तीसरा भी पूरा कर लिया, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब है अगला 4 नंबर पे है सहचरवाचक। किसे कहते हैं सहचरवाचक? सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय, ये संबंध बोधक अव्यय का चौथा भाग है, चौथा पार्ट है। जिन शब्दों से के साथ, जिन शब्दों से साथ का बोध होता हो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। किसे कहते हैं सहचरवाचक? सहचरवाचक हम कहेंगे किसको? जहां पर साथ का बोध होता है। और साथ का बोध करवाने वाले अव्यय शब्द है कौन कौन से? जैसे संग, सहित, साथ, समेत। संग, सहित, साथ, समेत, ये सभी क्या है? सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय है। समझ गए? तो ठीक है, वाक्य देखते हैं।
राम के साथ सीता वन में गई थी। राम के साथ, किसके साथ? राम के साथ। तो साथ शब्द क्या हो गया? राम और सीता के दोनों संज्ञा शब्दों के बीच सहचर का, साथ का बोध करवाने वाला शब्द है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य, घनश्याम परिवार सहित जयपुर गया। यहां पर तीन संज्ञा शब्द आ गए, घनश्याम आ गया, परिवार आ गया, जयपुर आ गया। और सहित शब्द, तो सहित क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? सहचरवाचक। उसी प्रकार अनुराधा, अनुराधा संग सूरज की शादी हो रही है। अनुराधा संग, संग शब्द हो गया ना, संग हो गया सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय है, उसमें संग सहित साथ समेत इन शब्दों का विशेष ध्यान रखा जाए, इनको याद रखा जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं हम पांचवा भाग, यानी संबंध बोधक अव्यय के 10 भाग हैं। 10 भागों में इसको बांटा गया है, जिससे 4 हमने पढ़ लिए। पांचवा ये है आपके सामने, विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय। ये कौन सा है? 5 नंबर पे है। विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय, जिन शब्दों से विरोध का बोध होता हो उन्हें विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विरोध का, प्रतिकूलता का, विरुद्ध का जहां पर बोध होता है वो विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे जैसे हो गए ये वाले सारे, विरुद्ध हो गया, खिलाफ हो गया, प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी विरोध का बोध करवाने वाले संबंध बोधक अव्यय है। जैसे पहला वाक्य है, अमेरिका ने इराक के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। विरोध यानी अभी क्या चल रहा है? अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा है। तो अमेरिका ने इराक के विरुद्ध, विरुद्ध शब्द क्या हो गया? विरोध मूलक हो गया। उसी प्रकार से मेरा मित्र मेरे खिलाफ क्या कर रहा है? बोल रहा है। खिलाफ शब्द क्या हो गया? विरोध मूलक हो गया। उसी प्रकार इन दिनों केंद्र सरकार के विपरीत जन आक्रोश बढ़ रहा है। विपरीत, विपरीत शब्द विरोध मूलक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो शब्द हैं ये सभी क्या है? अव्यय है। कौन से अव्यय है? विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय है। आ गया समझ में? चलो ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अगला, विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय के साथ ही अगला है कौन सा? पृथक्तावाचक। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय। प्यारे साथियों, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 और 12 का आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ और अपना अच्छा रिजल्ट बनाओ। इसके लिए यह चैनल हिंदी वाले सर जो आपके लिए बहुत ही सहभागी बनेगा, आपकी सफलता के नए आयामों में आपका साथ देने वाला बनेगा। तो छठा संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय? जहां अलग होने या पृथक होने का बोध होता हो उसे पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय जहां अलग होने या पृथक होने का बोध होता है उसे पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं? दूर, परे, हट, बिना, ये सभी पृथक्तावाचक संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य देख लेते हैं। घर से दूर रहकर कष्ट ही मिलता है। घर से दूर, दूर शब्द क्या है? पृथकता का बोध करवाने वाला। घर से दूर, दूर यानी दूरी का आभास कराने वाला, पृथकता का बोध कराने वाला। उसी प्रकार से दूसरा है, धन के बिना सुख नहीं मिलता। धन के बिना, धन के बिना सुख नहीं मिलता। बिना शब्द क्या हो गया? पृथक्तावाचक हो गया। फिर है ज्ञान के परे अज्ञान का अंधेरा है। ज्ञान के परे क्या है? अज्ञान का अंधेरा है। इस प्रकार से पृथक्तावाचक जो संबंध बोधक अव्यय है वो कौन कौन से हैं? हटकर, बिना, परे, दूर, इन शब्दों का ध्यान रखना है। और आपको जो कक्षा 10 में जो व्याकरण आती है उसमें या तो क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यू पूछा जाएगा और या रिक्त स्थान पूछा जाएगा।
या तो रिक्त स्थान में व्याकरण आती है और या एमसीक्यूज में आती है। ये दो ही प्रकार होते हैं पूछने के। तो ये इसी में से कोई ना कोई शब्द हटा करके या अलग कर करके अव्यय शब्द पूछ लिया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, पृथकतावाचक संबंध बोधक अव्यय। इसलिए इन अव्ययों को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ गए होंगे। अगला है सातवां प्रकार। सातवां प्रकार कौन सा है? तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय। तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कौन सा है जी? क्या है इसकी परिभाषा? परिभाषा है जिन शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में तुलना के होने का बोध होता हो उन्हें तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। दोनों के बीच में क्या होगा? तुलना की जाएगी। वहां पर क्या होगा? तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे जैसे सम, समान, तुल्य, तरह, भांति, जैसा, इव, वत आदि। सम, समान, तुल्य, तरह, भांति, जैसा, इव, वत, इन शब्दों को विशेष ध्यान से याद रखें। तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। पहला वाक्य क्या कहता है? लक्ष्मण के समान भाई अब दुनिया में नहीं मिलते। किसके समान? लक्ष्मण के समान। तो समान शब्द क्या हो गया? तुलना करने वाला हो गया दोनों के बीच में। ठीक है, समानता बताने वाला, तुलना बताने वाला ये शब्द हो गया। उसी प्रकार अगर ये है कि हनुमान जैसा राम भक्त इस संसार में नहीं है, तो जैसा शब्द क्या हो गया? जैसा। ये तुलना का बोध करवा रहा है, समानता का बोध करवा रहा है, तो ये तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। उसी प्रकार कृष्ण की भांति, कोई दूसरा नहीं, की भांति, तुलनावाचक संबंध बोधक हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द अगर याद है कि ये वाले आपको अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपका ये प्रश्न, इसमें से आने वाला कोई भी रिक्त स्थान, कोई भी एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय समझ गए होंगे। चलो अगला है आठवां प्रकार। आठवां प्रकार क्या कहता है? आठवां प्रकार कहता है कि विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय। विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय जिन शब्दों से लेन देन का बोध होता हो उनमें विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। लेन देन का बोध यानी किसी को कोई वस्तु लेना और उसके बदले में दूसरी वस्तु दे देना, ये क्या हो गया? लेन देन का बोध होता है। जैसे जैसे में क्या आएगा? ये वाले जैसे आएंगे, के बदले, की जगह, के स्थान पर, एवज में, ये सभी शब्द क्या हो गए? विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय हो गए। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आज भी गांव में अनाज के बदले सामान खरीदने का प्रचलन है। क्या है? आज भी गांव में अनाज के बदले सामान खरीदने का प्रचलन है। ठीक है। उसी प्रकार से प्रतीक के स्थान पर हर्ष का नाम आगे किया जा सकता है के स्थान पर, तो यहां पर विनिमय बोधक संबंध बोधक अव्यय हो गया। आ गया होगा समझ में। अच्छे से समझ लें, वीडियो को देखते रहें और अच्छे से समझ करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, जिससे कि आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और लगातार पढ़ते रहें। अभी क्या है, 1 अप्रैल से नया सेशन प्रारंभ हो रहा है और धीरे धीरे एक एक टॉपिक अगर आप अभी से पढ़ते हुए चलोगे तो लास्ट में जब अगले साल 2027 में आपके फरवरी महीने में जब एग्जाम होगा तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए हम चलेंगे और पूरा का पूरा कोर्स जो एनसीईआरटी का है, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो यहाँ पर इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पढ़ें। अगला है जी, क्या है? विनिमय बोधक के बाद में अगला है 9 नंबर। क्या है? साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों से साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं द्वारा, जरिए, सहारे, मार्फत। द्वारा, जरिए, सहारे, मार्फत, ये सभी क्या है? ये सभी साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। समझ गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझते रहें, याद करते रहें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इसको पढ़ें, दोबारा देखें, अच्छे से याद आ जाएगा, हो जाएगा। पहला है
बेचारा लाठी के सहारे चल रहा है। किसके सहारे चल रहा है? लाठी के सहारे चल रहा है। यहां पर साधन का बोध करवा रहा है सहारे शब्द, और साधन है क्या? लाठी है। समझ गए? मैंने डाक के जरिए कपड़े मंगवाए। डाक के जरिए, जरिए शब्द क्या हो गया? ये साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय हो गया। उसके बाद में अगला है, वह बस के द्वारा जयपुर गया। अब बस के द्वारा जयपुर गया, तो यहां पर क्या हो गया? के द्वारा शब्द क्या हो गया? साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शब्दों को अच्छे से याद रखना है। और अंतिम है, वो है हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। अंतिम क्या है? हेतुवाचक। हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब होता है कारण। कारण का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे कारण का बोध होता है वो हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, जहां कारण का बोध हो। और हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय के शब्द कौन से हैं? हेतु हो गया, कारण हो गया। हेतु है, कारण है, निमित्त है, के लिए है, वास्ते है। ये सभी शब्द क्या है? हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद में माँ बच्चों के लिए घर गई, यहां पर घर लिखा है। माँ बच्चों के लिए घर गई। किसके लिए? बच्चों के लिए, तो कारण हो गया। उसी प्रकार हेतु हो गया ना। उसी प्रकार यहां पर वह करोड़पति बनने के निमित्त, यानी कारण बताया जा रहा है। किसके निमित्त? करोड़पति बनने के निमित्त रिश्वत ज्यादा लेता था। तो यहां पर निमित्त शब्द हेतु का, कारण का बोध करवाता है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, अव्यय अविकारी शब्द, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, और पहला प्रकार हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। ये आपका दूसरा वीडियो। इसमें संबंध बोधक अव्यय पढ़ा हमने। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सभी 10 प्रकारों के उदाहरण हमने पढ़े। उनके जैसे पढ़े, तो अच्छे से इसको याद करें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या इसमें और भी कुछ अगर और सुधार करना हो तो कमेंट करें। और आप इस चैनल को अच्छे से याद रखें, हिंदी वाले सर, लर्न विथ महेश सर। हमेशा इस चैनल के पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें और पढ़ते रहें। शुक्रिया दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद,